ए कंपनी है, बी है और एक सी है। इस कंपनी का आरओसी 20% है, इसका है 18% और इसका है 16% है। ठीक है, इसका जो पी है यार, सारे कंपनियों का पी रेशियो 20 है यार। अब आप बताइए कि कौन सा कंपनी इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए ज्यादा फेवरेबल है यार। हम सभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय एक नंबर बार बार सुनते हैं, पी रेशियो है। पी रेशियो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है यार, लेकिन अफसोस कि पी रेशियो सबसे ज्यादा गलत तरीके से भी यूज होता है यार। ज्यादातर लोग पी रेशियो को इस ढंग से देखते हैं कि पी रेशियो का असली मतलब ही खत्म हो जाता है यार। हे एवरीवन, मैं हूं सीएमए सिद्धार्थ सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पी रेशियो को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। लेट्स बिगिन। देखिए, किसी सेक्टर में जितनी भी कंपनियां होती है उन सारे कंपनियों का जो पी रेशियो होता है अलग अलग होता है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लिया हूँ बैंकिंग सेक्टर का, तो यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, और इन सारे बैंक का आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा होगा कि अलग अलग है। जहाँ एचडीएफसी बैंक का पी रेशियो 22 है, वहीं पे इंडसइंड बैंक का पी रेशियो 53 है। तो ऐसा क्यों है कि बैंकिंग सेक्टर के ही अलग अलग कंपनियों का पी रेशियो अलग अलग है। सी, जो पी रेशियो होता है दोस्तों बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है यार। जैसे पी रेशियो अफेक्टेड हो सकता है कंपनी की अर्निंग विजिबिलिटी से, मतलब कि गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में कंपनी कितना कमा सकती है, कंपनी के अर्निंग कैपेसिटी कितना हो सकती है, इस बात से भी उस कंपनी का पी रेशियो अफेक्टेड होता है यार। मार्केट से यार, जिस भी सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर में उस कंपनी के पास कितना मार्केट शेयर है, ये फैक्ट भी डिसाइड करता है कि उस कंपनी का पी रेशियो कितना होगा। टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। नाउ सी, कोई कंपनी किसी सेक्टर में काम कर रही है तो उस कंपनी को उस सेक्टर में काम करने के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है यार, उसके बाद कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो कितना बड़ा मार्केट शेयर ग्रैब कर सकती है। तो इस फैक्ट से भी डिसाइड होता है कि उस कंपनी का पी रेशियो कितना होगा। मार्केट सेंटीमेंट है। सी, यदि मार्केट बुल फेज में होता है तो जनरली अधिकतर कंपनियों का जो पी रेशियो होता है अपर फ्रंट में होता है, और जब मार्केट बियर फेज में होता है तो अधिकतर कंपनियों का जो पी रेशियो होता है वो कम होता है यार। टेलविंड किसी कंपनी के लिए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी रहता है, और जो भी कंपनी टेलविंड का सामना करती है उन कंपनियों का जो पी रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो कंपनी हेडविंड का सामना करती है वैसे कंपनियों का पी रेशियो जनरली कम रहता है। अब कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जो सनराइज सेक्टर में ऑपरेट करते हैं यार, तो जो भी कंपनी सनराइज सेक्टर में ऑपरेट करेगा जनरली उसका पी रेशियो अपर फ्रंट में हो सकता है, और जो कंपनी सनसेट सेक्टर में काम कर रही है जनरली उसका पी रेशियो कम होगा। अब दोस्तों देखिए, पी रेशियो को सही तरह से इंटरप्रेट करने के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा कि पी रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि पी रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेकिन समझाने के पर्पज से मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि पी रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है यार। तो देखिए, पी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं करेंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर है। मतलब कि पी रेशियो निकालने के लिए
हम डिवाइड करते हैं प्राइस को ईपीएस से यार। अब आपको प्राइस तो इजीली मिल जाता है, लेकिन ईपीएस कैसे निकालते हैं? तो जो कंपनी का जो टोटल इनकम होता है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें मिलता है ईपीएस से। नाउ सी, देखिए यहाँ पे ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है यार। यदि आप इसको कांस्टेंट रखेंगे, ईपीएस को कांस्टेंट रखेंगे और प्राइस को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ये पी रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह यदि प्राइस को घटा देंगे तो पी रेशियो घट जाएगा। अब बात करते हैं ईपीएस की है। देखिए यदि आप ईपीएस को घटा देंगे यार, यदि आप ईपीएस को घटा देंगे तो पी रेशियो बढ़ जाएगा, और यदि ईपीएस को आप बढ़ा देंगे यार तो पी रेशियो कम हो जाएगा। नाउ सी, मैं एक क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं। कई बार क्या होता है दोस्तों, किसी कंपनी को किसी क्वार्टर में क्या होगा कि वन टाइम ह्यूज प्रॉफिट हो जाता है यार, उसकी वजह से क्या होता है, कंपनी का ईपीएस बढ़ जाता है यार, और ईपीएस बढ़ने की वजह से क्या होता है, पी रेशियो घट जाता है यार। ठीक इसका उल्टा, यदि किसी कंपनी को किसी क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम की वजह से लॉस हो जाता है तो क्या होगा, ईपीएस घट जाएगा, और ईपीएस घट जाएगा तो पी रेशियो बढ़ जाएगा। तो देखिए जब आप पी रेशियो को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो जो एक्सेप्शनल आइटम है, चाहे वो प्रॉफिट या लॉस हो, उनको निकाल के आपको देखना चाहिए। यदि उनको आप निकाल के नहीं देखेंगे तो जो ये पी रेशियो है आपको सही फिगर नहीं बताएगा, ये आपको मिसलीड करेगा। तो जो भी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, जो टोटल प्रॉफिट होता है, उसमें जो एक्सेप्शनल आइटम है उसको निकाल के, कहने का मतलब है कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको नॉर्मलाइज करके पी रेशियो को देखिए कि पी रेशियो कितना है यार। अब दोस्तों देखिए, अब पी रेशियो को और समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं गॉर्डन ग्रोथ मॉडल पे यार। ओके, नाउ सी, मार्केट गिव्स हायर पी रेशियो टू कंपनीज अर्निंग हायर आरओसी है। कहने का मतलब है कि जो कंपनी जितना ज्यादा कमाती है, जिस कंपनी का आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होता है, मार्केट उस कंपनी के शेयर को हायर पी देती है यार। मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ऐसा क्यों बोला जाता है यार। देखिए यदि आप फाइनेंस के स्टूडेंट नहीं होंगे तो दोस्तों, तो आप इससे वाकिफ नहीं होंगे। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है। अब गॉर्डन ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है कि किसी कंपनी का जो शेयर है उसका फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए, वो कैलकुलेट होता है इस फॉर्मूले से यार। और ये फॉर्मूला क्या है, ये जो D1 है दोस्तों, ये D1 है फ्यूचर डिविडेंड है। D1 है फ्यूचर डिविडेंड, और जी ये जो R है यार, ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल यार। ठीक है, इसको आप इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं, और जो G है इसको बोलते हैं ग्रोथ रेट है। तो कहने का मतलब है यदि कंपनी का फ्यूचर डिविडेंड मिल जाए, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाए और ग्रोथ रेट मिल जाए, तो किसी शेयर का आप फेयर वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं यार। ठीक है, हम यहाँ पे एक एक्सरसाइज करेंगे और दो कंपनियों का फेयर वैल्यू निकाल के देखेंगे। ठीक है यार, मैं फिर से बता देता हूं कि ये जो P है दोस्तों, ये प्राइस है, फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू है शेयर का, और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में D1 डिवाइडेड बाई R माइनस जी है। नाउ सी, मान लेते हैं कि यहाँ पे दो कंपनी है,
एक एबीसी कंपनी है और एक XYZ कंपनी है यार, ठीक है। मान लेते हैं कि दोनों कंपनियां 1 रुपये कमाती है यार, सिंपल हम मान लेते हैं कि दोनों कंपनियां 1 रुपये कमाती है, ठीक है। और इस कंपनी का जो ROC है यार, इसका 20% है और इस कंपनी का जो ROC है ये 10% है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि दोनों कंपनियां का जो R है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिटर्न इंटरेस्ट है वो है 9% है, ठीक है। इसका भी जो R है ये 9% के हिसाब से है। एक बार हम ये भी मान लेते हैं कि जो दोनों कंपनियां हैं वो 6% के हिसाब से ग्रोथ करना चाहती है यार, दोनों कंपनियां 6% के हिसाब से ग्रो करना चाहिए। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं, सिंपल जो फेयर वैल्यू होना चाहिए शेयर का वो निकालने के लिए, और इसका फॉर्मूला क्या है, P D1 डिवाइडेड बाई R माइनस G है। इस फॉर्मूला से हम किसी शेयर का फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम ABC का और XYZ का फेयर वैल्यू निकाल लेंगे, शेयर का फेयर वैल्यू निकाल लेंगे यार। ना उसी है, देखिए जो ABC कंपनी है 20% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करती है यार, ठीक है यार, और ये चाह रही है कि 6% के हिसाब से हम ग्रोथ करें यार। तो इसको कितना कैपिटल री इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि ये 6% का ग्रोथ दिखा पाएगी यार। तो देखिए मान लेते हैं कि ये 100 रुपये लगाती है और 20% के हिसाब से इसको रिटर्न मिलता है, तो इसको ग्रोथ कितना दिखाना है, 6% है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6% डिवाइडेड बाय 20% है, मतलब इसको 0.3 इक्वल टू 30% है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जितना पैसा ये कमा रही है उसमें से 30% इसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये कंपनी 6% का ग्रोथ दिखा पाएगी है। जब ये 30% री इन्वेस्ट कर देगी तो इसके पास डिविडेंड पे करने के लिए कितना बचेगा, 70% है। अब बात करते हैं हम XYZ की। यदि ये 100 रुपये लगा के 10% के हिसाब से 6% का ग्रोथ दिखाना चाहती है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6% डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0.6, मतलब कि 60% है। तो ये कंपनी जितना भी कमाती है उसमें से 60% लगाएगी, तब जाके ये 6% का ग्रोथ दिखा पाएगी यार। यदि ये 60% री इन्वेस्ट कर देगी तो इसके पास डिविडेंड पे करने के लिए केवल 40% बचेगा, ठीक है। अब देखिए इस कंपनी के लिए D1 हमें निकल गया और इस कंपनी के लिए हमें D1 निकल गया। अब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप ABC का फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं और आप XYZ का फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है यार। तो ABC का कितना हो जाएगा, ABC का फेयर वैल्यू कितना, इसका कितना है यार, ये है 0.7 है, और R कितना हमने माना है 9 है, माइनस 6 यार, तो ये हो जाएगा 0.7 माइनस, ये तो परसेंटेज में रहेगा ना, तो ये 3% है, ठीक है, मतलब कि 0.7 डिवाइडेड बाई 0.03 है दोस्तों, ये आ जाएगा 23.33 है। ठीक, आप इसी तरह इसका भी कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा, देखिए इसके पास कितना डिविडेंड के लिए बचा है, 40% ना, मतलब कि XYZ का हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 6, मतलब कि ये परसेंटेज में है, ठीक है। तो ये 0.4 डिवाइडेड बाई 0.03 है, तो इसका आ जाएगा 13.33% है। तो देखिए इस कंपनी का जो
सब चीज कांस्टेंट है, सब चीज हमने कांस्टेंट रखा है, ग्रोथ भी और जो जो आर है दोनों को हमने सेम रखा है, तो जो ABCD का जो फेयर वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 23.33 है, और जो XYZ है इसका जो फेयर वैल्यू निकल के आ रहा है 13.33 है। अब एक बार आप गौर कीजिएगा, इस कंपनी का ROC 20% है यार, इस कंपनी का ROC 10% है। जिस कंपनी का ROC ज्यादा है उस कंपनी का फेयर वैल्यू ज्यादा निकल के आ रहा है यार, और जिस कंपनी का ROC कम है उस कंपनी का जो फेयर वैल्यू है वो कम निकल के आ रहा है यार। अब देखिए, अब इस फिगर को याद रखिएगा, ABC का फेयर वैल्यू निकल के आया है 23.33 और XYZ के निकल के आया है 13.33 है। नाउ सी, अब यहां पे आ जाइए, यहां जो P रेशियो दोस्तों बताया है कि किसी कंपनी का P रेशियो क्या होना चाहिए, तो P रेशियो होता है प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। अब देखिए, दो कंपनी है, यदि दो कंपनी का प्राइस ज्यादा है तो उसका P रेशियो ज्यादा आएगा ना, और जिस कंपनी का प्राइस कम होगा उसका P रेशियो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जो कंपनी ज्यादा ROC कमाती है उसका P रेशियो आइडियली ज्यादा होना चाहिए, और जिस कंपनी का P रेशियो कम होता है, सॉरी ROC कम होता है, उस कंपनी का P रेशियो कम होना चाहिए। अब देखिए, अब यहां पे आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं। सी, मान लेते हैं कि दो कंपनी है, एक ए कंपनी है, बी है और एक सी है। इस कंपनी का ROC 20% है, इसका है 18% और इसका है 16% है, ठीक है। इसका जो P है यार, सारे कंपनियों का P रेशियो 20 है यार। अब आप बताइए कि कौन सा कंपनी इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए ज्यादा फेवरेबल है यार, ठीक है। देखिए, ये कंपनी ज्यादा ROC जनरेट करती है, तो इसका जो P रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहां पे देखिए, ये कंपनी कम कमाती है लेकिन इसका P रेशियो इसी कंपनी के बराबर है, तो ये वाली जो कंपनी है हमारे लिए इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं है। यदि दोनों कंपनियों का जो P रेशियो सेम ही है तो हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस कंपनी का ROC ज्यादा हो। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए, यदि आप किसी दो कंपनी के P रेशियो को कंपैरिजन कर रहे हैं तो केवल आप ये मत देखिए कि किस कंपनी का P रेशियो ज्यादा है यार और किस कंपनी का P रेशियो कम है। अब बहुत लोग ये इंटरप्रेट करते हैं कि यदि किसी कंपनी का P रेशियो ज्यादा है मतलब ये वो महंगा है, और जिस कंपनी का P रेशियो सस्ता है वो सस्ता मतलब कम है वो सस्ता है यार, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। आप इस चीज को इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जिस कंपनी का P रेशियो ज्यादा है, हो सकता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट को लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड वो कंपनी आपको ज्यादा कमा के दे सकती है यार, और जिस कंपनी का P रेशियो कम है लोग गेस कर रहे हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में कम कमा कर देगी यार। तो दोस्तों, इस तरह से आपको P रेशियो को इंटरप्रेट करना चाहिए। नाउ सी, देखिए, हम जो P रेशियो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, प्राइस डिवाइडेड बाय EPS है। इसी चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ, प्राइस इक्वल टू P रेशियो
इंटू ईपीएस है, ठीक है। मतलब कि जो प्राइस है इन दोनों का मल्टीपल है यार, पी रेशियो का और ईपीएस का। अब आप जानते हैं कि पी रेशियो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है और कई सारे फैक्टर से प्रभावित भी होता है यार। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए कि कैसे पी का रेटिंग और डी रेटिंग शेयर प्राइस में मैजिक पैदा करता है यार। सी, यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार फिर से देखिए। जिसे मैंने प्राइस को बोला ना, प्राइस निकालने के लिए पी रेशियो इंटू ईपीएस कर दीजिए, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि पी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है यार, और यदि आप बढ़े हुए पी रेशियो पे आप शेयर को खरीद लेते हैं और यदि ये नीचे गिरता है तो इस प्राइस को ड्रैग करता है, नीचे करता है यार। और यदि ये पी रेशियो बढ़ता है तो ये पी रेशियो प्राइस को भी बढ़ाता है यार, ठीक है। तो देखिए, जो आप सुनते हैं ना कि पी रेटिंग, पी का डी रेटिंग क्या होता है, तो यदि पीई बढ़ता है दोस्तों तो साथ में इस प्राइस को भी पुश करता है, और यदि पी रेशियो नीचे आता है तो साथ में आपके प्राइस को भी नीचे ड्रैग करता है यार, ठीक है। तो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन कब होगा? यदि आप कम पी में लेंगे या यदि कम पी में लेंगे तो पी बढ़ेगा तो वो आपके प्राइस को बढ़ाएगा, और यदि आप हायर पी में किसी शेयर को खरीद लेते हैं तो उसका चांसेस रहेगा कि वो नीचे आएगा और वो फिर आपके प्राइस को नीचे ड्रैग करेगा। अब देखिए, अब पी जो रेशियो है, जिसे मैंने पहले बताया था, बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है। एक तो फैक्टर जैसे मैंने बताया था कि मार्केट पार्टिसिपेंट को लगता है कि नियर फ्यूचर में कंपनी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, इसलिए लोग उस कंपनी के पी रेशियो को बढ़ा देते हैं। यदि किसी वजह से जो अर्निंग विजिबिलिटी थी वो गायब हो जाता है तो क्या होगा कि जो पी रेशियो है बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, और तेजी से नीचे गिरेगा तो ये आपके प्राइस को बड़ी तेजी से नीचे लेके आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको पी रेशियो को इंटरप्रेट करना चाहिए। अब देखिए, पी रेशियो क्या होता है कि जब कोई नई कंपनी होती है तो उसमें जो अर्निंग होते हैं ना वो स्टेबल नहीं होते हैं। कई बार क्या होगा कि बहुत ऊपर जाएगा, कई बार नीचे आएगा। तो उस समय यदि आप पी रेशियो के आधार पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस समय पी रेशियो आपको भ्रमित कर सकता है यार। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार।